नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। ब्रिक्स में पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स मेटा से सवाल। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी। एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट जारी। जया बच्चन की मां के निधन की खबरें झूठी निकली। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ब्रिक्स में पीएम मोदी का आतंकवाद पर प्रहार। चीन और रूस के सामने बोले डबल स्टैंडर्ड की कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि भारत युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद को प्राथमिकता देता है। उन्होंने चीन और रूस जैसे बड़े देशों के नेताओं के सामने आतंकवाद पर चर्चा करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह का दोहरा रवैया स्वीकार्य नहीं है। मोदी ने कहा कि इस बैठक का आयोजन उस समय हो रहा है जब विश्व युद्धों, संघर्षों, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम के बीच बढ़ते विभाजन पर भी चिंता व्यक्त की। महंगाई, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जल सुरक्षा जैसे मुद्दों सभी देशों के लिए प्राथमिकता के विषय बने हुए हैं। इसके साथ ही तकनीकी युग में साइबर सुरक्षा, फर्जी समाचार और गलत जानकारी जैसी नई चुनौतियां भी उभरी हैं, जिनका समाधान ब्रिक्स जैसे मंच से संभव है। आतंकवाद के प्रति मोदी ने अपने सख्त रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी देशों को एकजुट होकर आतंकवाद और इसके वित्त पोषण के खिलाफ कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है और यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय की दिशा में एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को एक समावेशी और विविधतापूर्ण मंच के रूप में देखा जो जनहित के लिए कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य विभाजनकारी नहीं बल्कि सहयोगात्मक होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वैश्विक संस्थानों जैसे यूएन सुरक्षा परिषद, WTO में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि ब्रिक्स की छवि सकारात्मक बनी रहे। अंत में मोदी ने दुनिया को संदेश दिया कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थन करेगा। उन्होंने कोविड-19 जैसी वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत भविष्य में भी सुरक्षित और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए नए अवसरों को सृजित करने में सक्षम है। विमान धमकियों के मामले में सरकार का एक्स मेटा से सवाल। खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया? आज आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा साथ ही एयरलाइंस कंपनियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग आयोजित करी। इस बैठक में सरकार ने पूछताछ करी कि इन खतरनाक बम धमकियों को फैलाने से रोकने के लिए उन्होंने क्यों कदम नहीं उठाए। वर्तमान हालात से स्पष्ट है कि सुरक्षा में लापरवाही हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 9 दिनों में 170 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके कारण एविएशन सेक्टर को लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकियों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में मंगलवार को 50 से ज्यादा उड़ानों को बम से उड़ाने की चेतावनी मिली, जिनमें एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर और विस्तारा की कई उड़ानें शामिल थीं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 21 अक्टूबर को कहा कि ऐसी धमकी देने वालों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार विमानन सुरक्षा नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में है। केंद्र सरकार ने धमकियों से निपटने के लिए 4 प्रमुख कदम उठाए हैं। पहला, 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। दूसरा, 19 अक्टूबर को सभी एयरलाइंस के CEOs के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें झूठी धमकियों और यात्रियों की असुविधा पर चर्चा की गई। तीसरा, DGCA प्रमुख विक्रम देवदत्त को पद से हटा दिया गया। चौथा, मुंबई और कोची में 2 व्यक्तियों को बम की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जब विमान में बम की सूचना मिलती है तो उसे अपने निर्धारित एयरपोर्ट के बजाय नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। इससे ईंधन की अधिक खपत होती है और पुनः जांच, यात्रियों को ठहराने और उनकी मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था में अतिरिक्त खर्च होता है, जो लगभग 3 करोड़ रुपए प्रति फ्लाइट हो सकता है। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा सख्त आदेश देने को मजबूर न करें। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को गलत जानकारी देने पर फटकार लगाई और हरियाणा सरकार की कार्रवाई को भी असंतोषजनक बताया।
कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारें वाकई कानून लागू करने में रुचि रखती हैं तो उन्हें कम से कम एक मुकदमा तो चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस ए अमनुल्ला और जस्टिस एजी मसीह शामिल थे, उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA के तहत नियम बनाए जाएं और जिम्मेदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को भी फटकार लगाई, यह कहते हुए कि आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं बनाई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्यों उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है जो प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि पराली जलाने वालों के खिलाफ 10 दिन के भीतर CAQM एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में फसल जलाने की 400 घटनाएं हुई हैं और 32 FIR दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह साबित करता है कि सरकार पिक एंड चूज नीति अपना रही है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव ने बताया कि पराली निस्तारण के लिए लगभग 1 लाख मशीनें किसानों को दी गई हैं, जिसके कारण पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। एनसीपी अजीत गुट की पहली लिस्ट जारी, डिप्टी CM अजीत पवार बारामती से लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में अगले महीने होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को एनसीपी अजीत पवार गुट ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 48 उम्मीदवारों के नाम हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। यह बारामती लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। बारामती लोकसभा सीट शरद पवार की पारंपरिक सीट रही है। यहां से इस बार उनकी बेटी सुप्रिया सुले जीती थी। सुप्रिया ने लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराया था। इससे पहले मंगलवार देर रात शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करी है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी 5 पाखड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया है। महायुति ने अब तक 182 नाम की घोषणा करी है। इसमें भाजपा के 99, शिवसेना शिंदे गुट के 45 और अजीत गुट के 38 कैंडिडेट के नाम शामिल हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्पेंसी में और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगा। जया बच्चन की मां के निधन की खबरें झूठी निकली, स्वस्थ हैं इंदिरा भादुड़ी। भाजपा और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी के निधन की खबरें झूठी निकली। एक्ट्रेस की मां फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं। बता दें कि इंदिरा भादुड़ी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जया बच्चन की मां का निधन हो गया है, लेकिन ये खबरें झूठी साबित हुई हैं। जया बच्चन की मां इंदिरा भादुड़ी को केयर टेकर ने कहा कि इंदिरा भादुड़ी स्वस्थ हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इंदिरा भादुड़ी के केयर टेकर की माने तो उन्हें फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और वे अब आराम कर रही हैं। जया बच्चन की मां और अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा भादुड़ी भोपाल के श्यामला हिल्स में अंसल अपार्टमेंट में रहती हैं। उनके पति तरुण भादुड़ी एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कई अखबारों में काम किया था। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।